हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे हो गए। जैसा कि आप देख पा रहे होगे, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपके एसएसटी का क्वेश्चन पेपर है, जो आपकी रीट पात्रता हुई थी आपकी कह सकते हैं ये जुलाई में हुई थी। 23 और 24 जुलाई को हुई थी 2022 में। तो उसमें आपके 3 शिफ्टों में आपके 3 पेपर पूछे गए थे। हम देख लेते हैं ये किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी है, बट हुआ तो पेपर 4 शिफ्टों में था, लेकिन एक पेपर लेवल फर्स्ट का था, इस वजह से हम उसे नहीं करेंगे। बाकी 3 क्वेश्चन पेपर हैं जो एसएसटी से संबंधित हैं, तो उन्हें देखेंगे। ठीक है, तो इसमें है 3 क्वेश्चन पेपर है ये, और एक आपका रीट मैन में जो क्वेश्चन बना था उसमें भी आपके एसएसटी से संबंधित क्वेश्चन बने थे, उन्हें भी इसी वीडियो के अंतर्गत देख लेंगे। जिसमें से आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो आपका 91 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था वो इस प्रकार पूछा था, जो आपकी एस तरंग के छाया क्षेत्र का विस्तार है वो लगभग कितना होता है। तो ये लगभग होता है 105 डिग्री से 105 से, यानी आप ऐसे कह सकते हैं जो आपका भूकंप केंद्र होता है उससे अधिकतम दूरी हो सकती है, वो कितनी हो सकती है, वो 105 डिग्री हो सकती है। अगर यही 1 किलोमीटर में हमें पूछता तब हम क्या बताते, तो इसे हम बता पाते। ये होता है 11,570, ठीक है, किलोमीटर। और बाकी अगर ये मील में पूछता तब, फिर मील में पूछता तब हम क्या आंसर देते। शायद मील में होता है ये 7190 मील, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हमें यही पूछा था कि इस तरंग के छाया क्षेत्र का विस्तार कितना होता है, तो वो 105 डिग्री से 105, इसमें वैसे देखा जाए 105 डिग्री से अधिक नहीं होता है। अगर किलोमीटर में पूछा जाए तो 11,570 हो जाएगा, मील में पूछा जाए 7190 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन था जो 91 नंबर बना था। क्वेश्चन नंबर है आपका 92 नंबर। इसमें पूछा गया कयार किस तट पर स्थित है। तो ये आपका है भारत के, ये आपका मालाबार तट है, तो ये मालाबार तट पर स्थित है। कयाल क्या है, एक तरह से आप ऐसे कह सकते हैं, जो मालाबार तट है ना, तो यहाँ पे क्या है, लेगुन झील पाई जाती हैं, वो होती हैं बैक वाटर से बनती है। तो निश्चित तौर से उन को ही हम कयाल कहते हैं। जो लेगुन झील होती है ना, केरल के तट पे पाई जाती है, मालाबार तट पे, उन्हें बोलते हैं हम कयाल। तो ये आपके मालाबार तट से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, जो बैथोलिथ है, लेकोलिथ है, लेपोलिथ है व फेकोलिथ है, ये संबंधित किससे हैं, तो ये सभी ज्वालामुखी से संबंधित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो आपका 94 नंबर क्वेश्चन है वो इस प्रकार पूछा है। ये कह रहा है कि जो आपके फेन्स के बारे में कौन सा कथन पूर्ण सत्य है। जैसे कि हम बात करें, ये कह रहा है फेन्स की खदान है वो मेहरगढ़ में स्थित हैं, ये गलत है। बाकी ये फेन्स प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, ये गलत है। बाकी है ये बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनकी वस्तुएं बनाई जाती है, ये बात सही है। उसके बाद उन वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ाई जाती है, ये भी बात सही है। फेन्स के मन के चूड़ियाँ, झुमके, छोटे बर्तन बनाए जाते हैं, ये भी बात सही है। तो यानी 3 4 5 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, ये कह रहा है ऋग्वैदिक काल के विषय में कौन सा कथन सत्य है। ये कह रहा है ये मतलब सोम एक पौधा था, ये बात सही है। ये कह रहा है ब्रह्मा विष्णु व महेश प्रमुख देवता थे, ये बात कह सकते हैं गलत हो जाएगी। बाकी ये सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया था, ये बात सही है। बाकी उपनिषद व आरण्यक ग्रंथ रचे गए थे, ये बात गलत है। इंद्र युद्ध का प्रमुख देवता नहीं था, ये भी गलत है। यानी आप कह सकते हैं एक और तीन ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, एक राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्छन के बीच जो संवाद कौन से ग्रंथ में मिलता है, यानी कौन से बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, तो ये मिलता है आपकी मध्यम निकाय, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, ये कह रहा है कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। तो अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो वो विनय पिटक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है कि जो भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, यानी जिसे हम षड दर्शन बोलते हैं, में कौन शामिल है। जैसे कि इनमें से ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम कहेंगे वैशेषिक आपकी सम्मिलित हो जाएगी, यह शामिल है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, ये कह रहा है कि पश्चिम एशिया के यूनानी शासक जो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत में कौन आया था, तो आपके मेगस्थनीज आए थे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि अरकामेडू के विषय में पूर्ण सत्य कथन बताइएगा। तो इसके बारे में हम बात करें तो ये कह रहा है कि ये पांडिचेरी, इसे पुडुचेरी बोल सकते हैं या पांडिचेरी में स्थित है, ये बात सही है। अरकामेडू महत्वपूर्ण पतन था, ये भी बात सही है। ये एम्पोरा के जैसे पात्र मिले हैं, ये भी बात सही है। बाकी ये यूनानी साम्राज्य से संबंधित वस्तुएं मिली हैं, ये गलत है कथन। यहाँ के राजा चैरवंशी थे, ये भी बात गलत है। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 2 3, 1 2 3 है ऑप्शन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 101 है, चीनी यात्री जो आपके स्वयं सांग थे वो किस राजा के दरबार में रहे थे? तो वो आपके हर्ष राजा के कह सकते हैं दरबार में रहे थे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ एक राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है? तो वो आपके अभिज्ञान शाकुंतलम में बात ये कही गई है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भीतर गांव का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये यूपी में स्थित है, यानी उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 104 है, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो शंकर देव जो वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे के उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया गया था? तो उन्हें भगवती धर्म के नाम से संबोधित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मुगल काल में जो खुदा काश्त और पाई काश्त क्या थे? तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं ये किसानों के प्रकार थे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन है बोर्ड के द्वारा ये डिलीट किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, और जो 107 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि स्त्री पुरुष तुलना में या स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताबें किसने प्रकाशित की थी? तो ये ताराबाई शिंदे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 है कि महाराष्ट्र के सतारा में जो समानांतर सरकार की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1943 में की गई थी। ये कह रहा भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया है? तो वो भाषा नहीं दी गई है, बाकी सभी दे रखे थे, चाहे विश्वास हो, उपासना हो, धर्म हो। क्वेश्चन नंबर 110 है, तो ये कह रहा है कि भारत में पथ विक्रेता अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये 2014 में लागू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो है 111 नंबर, ये कह रहा है कि जो अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपके कनाडा से। क्वेश्चन नंबर 112 है कि भारत में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया था? तो वो बीडी जत्ती ने किया था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, किन दो राज्यों की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान है? तो ये हो जाएगी लोकसभा, तो ये आपकी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अगर राज्यों की बात करें समान क्षेत्रों की संख्या बतानी है, यानी आप कह सकते हैं निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान हो, तो वो है आपकी राजस्थान और आंध्र प्रदेश, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बच्चों की सुविधा एवं मदद निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? यह हो जाएगा 1098, यानी 1098। NCERT बुक पढ़ते हैं तो उसके लास्ट कवर पेज होते हैं, उन पर ऐसे नंबर लिखे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार है वो निर्धारित किया गया था? तो ये आपका निर्धारित किया गया था वो 91 संविधान संशोधन द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन के नियमों को यानी निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी? तो ये आपको बता रही है समिति किसके द्वारा? 1989 में समिति के स्थानीय शासन की बात की गई है, तो ये बात कही गई है वो कही गई थी PK थुंगन समिति द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 117 नंबर, उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? तो उपाधियों का अंत है ये आपके जो समता का अधिकार ना उससे संबंधित मौलिक अधिकार हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 इस प्रकार पूछा था, ये कह रहा है भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं को या भाषाओं के सही समूह पहचानिएगा, यानी भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं का सही समूह पहचानिए। तो ये तो संताली हो जाएगी, हिंदी और संस्कृत यही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 नंबर है कि ग्लोब पर
वह व्रत यानी ग्लोब पर वह व्रत जो दिन और रात को विभाजित करता है कहलाता है, तो उसे प्रति व्रत बोलते हैं, यानी आप कह सकते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो 120 नंबर, कि अवरोही पवनें प्रभावित करती हैं यानी प्रवाहित होती हैं, वो किधर से किधर की ओर होती हैं। ये अवरोही पवनें प्रवाहित होती हैं, तो ये बताना है फ्लो किधर की तरफ होंगे, तो हम कहेंगे पर्वत से घाटी की ओर होंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, पर्वत से घाटी की ओर या घाटी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 121 है, इनमें से कौन सी एक आकलन की सीमा नहीं है। ये यहाँ पे जो SST की पेडागोजी है ना, उससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ठीक है। ये कह रहा है कि कौन सा है आकलन की एक सीमा नहीं है, यानी उसकी कमी नहीं है, जैसे समय की कमी, प्रतिस्पर्धा को अधिक महत्व देना, संकल्पनात्मक त्रुटि या भय तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति। आकलन की एक सीमा नहीं है, यानी कौन सी कमी नहीं है वो चूज करनी है। तो इसमें से हो जाएगी जो भय एवं तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति से, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 122 है जो पूछा गया है, ये कह रहा है कौन सी एक पाठ्य योजना की यानी पूर्वापेक्षा नहीं है। इंग्लिश में क्या कह रहा है, प्री रिक्वेजिट ऑफ लेसन प्लानिंग, मतलब कौन सी पाठ्य योजना की पूर्वापेक्षा नहीं है। जैसे विषय का ज्ञान होना, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना, अधिगमकर्ताओं की पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान होना, या शिक्षण एवं तकनीकों का ज्ञान होना, यानी चाहे विधि बोल सकते हैं या शिक्षण बोल सकते हैं, तकनीकों का ज्ञान होना। तो इनमें से पूर्वापेक्षा नहीं होगा, हम ये कह सकते हैं एक तरह से ये अधिगमकर्ताओं की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान होना ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी विषय का ज्ञान होना जरूरी है, बाल मनोविज्ञान का भी होना है, और जो भी टीचिंग मेथड होती हैं और उन्हें पढ़ाने की टेक्निक होती है उनका ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, पाठ्य योजना की पूर्वापेक्षा नहीं है, तो वो बच्चे की गरीब है अमीर है उनसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। जैसे सुकरात ने निर्देशन विधि दी थी, प्लेटो ने प्रश्नोत्तर विधि, हर्बर्ट स्पेंसर ने संवाद विधि, अरस्तु ने आगमन निगमन विधि। सही सुमेलित बताना है, इनमें से केवल एक ही सही है और बाकी सभी गलत हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर ने संवाद विधि नहीं दी थी, इसने तो पंचपदीय प्रणाली दी थी, जिसमें आपके जैसे पाठ्य योजना बनाते हैं तो उसके 5 स्टेप होते हैं, वो दी थी। इसे पंचपदी प्रणाली की प्रणेता माना जाता है हर्बर्ट स्पेंसर। प्लेटो है, इसने प्रश्नोत्तर विधि नहीं दी थी। देखो, प्रश्नोत्तर विधि तो दी थी आपके सुकरात ने। ठीक है, और अगर आपसे पूछे प्रश्नावली फिर किसने दी थी, तो फिर प्रश्नावली दी थी आपके वुडवर्थ ने। ठीक है, और बाकी सुकरात ने निर्देशन विधि नहीं दी थी, निर्देशन विधि नहीं दी थी इन्होंने, तो सुकरात ने दी थी आपकी प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, तो इसमें से तो केवल डी नंबर ऑप्शन सही था, बाकी सभी गलत हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 124 नंबर, इसमें क्या पूछा है, ये कह रहा है कि कौन सा एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है। यानी जो सामाजिक अध्ययन होता है SST का सामान्य यानी सामान्य अध्ययन का शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है, यानी कोई जनरलाइजेशन ऑब्जेक्ट नहीं है वो चूज करना। जैसे पर्यावरण से परिचित कराना होना हो गया, तो इससे तो ज़रूरी होता है ये तो। सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना ये भी ज़रूरी है। सामाजिक आर्थिक जो भी संस्थान है उनमें रुचि लेना ये भी बात सही है। लेकिन जाति प्रथा की प्रशंसा करना ये एक नेगेटिव वर्ण हो जाएगा। ये चीज़ें हम जो SST का जो सामान्य अध्ययन का उद्देश्य नहीं होता है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, ये कह रहे हैं समस्या के समाधान के लिए कितने चरणों का सुझाव दिया गया है। तो देखो ये इसमें देखो समस्या के समाधान के लिए कितने चरणों का सुझाव दिया गया है। तो देखो इसमें 3 भी हो जाएंगे और इसमें 5 भी हो जाएंगे। यही तो कह रहा है समस्या के समाधान के कितने चरणों का सुझाव दिया गया है। तो आप स्टेप देखेंगे, देखो इसमें 3 कहोगे तो इसमें 3 से ज़्यादा भी होते हैं, तो इसलिए 3 और 5 इन दोनों को ऑप्शनों को राइट आंसर माना गया है। बाकी देखा जाए तो 5 स्टेप होते हैं। ठीक है,
तो अब जैसे कि इसमें 3 और 5 दे रखे हैं दोनों, तो इस दोनों को ये आंसर मान लिया गया है। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, ये 3 नहीं होगा, 5 और 7 होगा। ठीक है, तो 5 या 7 तो इन दोनों में से ही होंगे, तो ये सी और डी राइट आंसर होगा। ठीक है, सी और डी इसका राइट आंसर होगा, ना कि इसका ये मैं 3 बता रहा था ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसके 5 से ज़्यादा स्टेप होते हैं समस्या समाधान विधि के। ठीक है, तो इस वजह से हम कहेंगे एक तो आपका सी ऑप्शन और एक डी ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी और डी ये दोनों हो जाएंगे सही। क्वेश्चन नंबर 126 है कि रेडियो तरंग वायुमंडल की किस परत में वापस आती हैं, यानी जो हमारी रेडियो तरंगें होती है वायुमंडल की किस परत से वापस लौट के आती हैं। आप कह सकते हैं ये आती है आयनमंडल से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से किस चक्रवात को समुद्र पर जल स्तंभ कहते हैं, यानी किस चक्रवात को समुद्र पर जल स्तंभ कहते हैं। तो ये आपके कहते हैं ये टोर्नेडो के कहते हैं, एंड टोर्नेडो इसे कहेंगे, यानी चक्रवात को समुद्र पर जल स्तंभ कहते हैं, तो इसे जल स्पंद कहेंगे टोर्नेडो को। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 128 नंबर, ये इस प्रकार पूछा है कि जो निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी ठंडी धाराएं हैं। चलो देख लेते हैं, जैसे कि अब बात करें लेब्राडोर धारा ये आपकी ठंडी है, पोया से वो धारा ये भी ठंडी है, बेंगुएला धारा ये भी ठंडी है, अलास्का धारा ठंडी नहीं है, ये आपकी एक गर्म धारा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है उपभोग के समय ज्वारीय क्रम क्या होता है, यानी उपभोग को हम बोलते हैं टाइम ऑफ पेरिगी, यानी उपभोग के समय ज्वारीय क्रम क्या होता है, तो हम कहेंगे ये होता है आपका सामान्य से अधिक होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, आपको 1 दे रखे हैं और दूसरी तरफ ब्रश दे रखे हैं। ठीक है, आपको इनका मिलान करना है, साथ ही साथ आपको कूट दे रखे हैं। जैसे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं, यानी वृक्ष कह रहा है, तो ये फिर ये कह रहा है कि ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार है, इसमें किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। आपको ऐसे बनाना है, ये वन है तो ये किस प्रकार के वृक्ष पाए जाएंगे, इस प्रकार का ये है। तो हम उष्ण कटिबंधीय सदाबहार की बात करेंगे, तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके महोगनी से। बाकी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती की बात करेंगे तो ये आपकी साल से संबंधित हो जाएंगे। पर्वतीय की बात करेंगे तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके स्प्रूस से। बाकी मैंग्रोव की बात करेंगे तो ये ताड़ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। सी डी ए बी, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 31 पर है, 131 नंबर। ये कह रहा है क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लो अयस्क पेटियों का एक समूह है, यानी यहाँ पे लो अयस्क पाया जाता है ऐसे बोल सकते हैं। तो देखो इसमें एक तो सियोबूम है जो झारखंड में है, बेलाडिला छत्तीसगढ़ में है, नेल्लोर आंध्र प्रदेश में, ये भी बात सही है। ठीक है, पेटिया को सबू पूछा तो फिर इसमें एक ऑप्शन और सही हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा। एक तो मयूरगंज है, ये उड़ीसा में है, सॉरी मयूरभंज है। ठीक है, और एक सियोबूम झारखंड ये वाला था, और एक बेलाडिला है ये छत्तीसगढ़ में। तो हम कहेंगे ए और डी दोनों सही हैं, क्योंकि ये भी क्षेत्र इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ मयूरभंज ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इस वजह से इसके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। बाकी ये तो सियोबूम और बेलाडिला तो ये ऑप्शन पहले में ही थे, तो ये तो सेम हो गए थे। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है और ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 132 नंबर क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला की दिशा में विस्तृत है, यानी किस दिशा में विस्तृत है। तो मोस्टली देखा जाए तो ये दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर है।
तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है, यानी फैलाव किधर की ओर है, ये बताना है। तो देखा जाए तो फैलाव है आपका जैसे कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व फैलाव हो जाएगा, ठीक है, और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम भी फैलाव हो जाएगा। इसमें ये नहीं पूछा है कि विस्तृत है यानी फैलाव है वो छोटी से बड़ी की ओर बता रहा है, यानी मतलब ये कि कम फैलाव से अधिक की ओर या बृहद फैलाव से कम की ओर, ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो इस वजह से ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये आपको जिले दे रखे हैं राजस्थान के और ये जलवायु प्रदेश बताना है। जैसे जैसलमेर में तो वहाँ पर तो शुष्क ही पाई जाएगी क्योंकि वहाँ पे तो बरसात होती ही नहीं है, ज़्यादातर तापमान अधिक रहता है। जयपुर की बात करें तो जयपुर आता है आपका थोड़ा उत्तर की ओर और पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व में मान सकते हैं, हालांकि राजधानी है तो निश्चित तौर से यहाँ का जो आपका कह सकते हैं जलवायु प्रदेश रहेगा ये पहले का चौथा, ये आपके बी सी डी तीनों ऑप्शनों में है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, हम और भी देखते हैं। और जैसे कि जयपुर की बात करें तो जयपुर की जलवायु हो जाएगी उप आर्द्र जलवायु, ठीक है। सवाई माधोपुर आती है लगभग में पूर्व में ही रहती है, तो सवाई माधोपुर में हो जाएगी आर्द्र जलवायु, और झालावाड़ में हो जाएगी सर्वाधिक वर्षा होती है राजस्थान में, तो ये अति आर्द्र हो जाएगी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो 134 नंबर, ये क्या पूछा है कि जिला एवं परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। जैसे कि चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध है, बिल्कुल सही बात है। अजमेर बीसलपुर परियोजना है, अजमेर में नहीं बीसलपुर परियोजना है, ये आपके टोंक में है। हालांकि इस बीसलपुर बांध का पानी है वो आपके टोंक में आता ही है, जयपुर में भी आता है, अजमेर में भी आता है, अजमेर, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में पेय पदार्थ के रूप में आता है, यानी पीने के पानी के रूप में। बाकी है उदयपुर में मानसी बाकल परियोजना है, ये बात सही है। प्रतापगढ़ में जाकम परियोजना है, ये भी बात सही है। 1 3 4 ये सही है। हमें पूछा क्या था, सभी सत्य कथन पूछे थे, 1 3 4 किसमें, 1 3 4 ऑप्शन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो है आपका और देखा जाए तो इनमें पूछा है राजस्थान है भारत में प्रथम स्थान कौन सा है, तो मोस्टली ये है, ये क्वेश्चन उन्होंने क्या किया है इसमें बोनस दे दिया है क्योंकि इसमें एक से अधिक ऑप्शन सही हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था, यानी इसमें सभी ऑप्शन सही थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 136 नंबर, ये कह रहा है कि 2001 से 2011 अवधि के दौरान गंगाजर जो गंगानगर है उस जिले की जनसंख्या में वृद्धि दर कितनी रही थी। 2001 से 2011 के मध्य में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी, तो वो आपकी रही थी 10%। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई है, तो विषम घाटी पंचानन है वो राणा कुंभा को दी गई है, सही है ना, राणा कुंभा को दी गई है कि राणा हम्बीर को दी गई है, राणा हम्बीर को दी गई है। अब जो 10th की क्लास है ना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड BSER की, तो उसमें देखेंगे जो हम कुंभा पढ़ते हैं ना, तो कुंभा में पढ़ते हैं तो वहीं पर ये इसके बारे में बताया गया है कि इसे ये विषम घाटी पंचानन कहते हैं, तो वो राणा हम्बीर को कहते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। हम पढ़ते हैं राणा कुंभा के बारे में लेकिन कहा गया है विषम घाटी पंचानन, ठीक है। तो निश्चित तौर से इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे, तो उदयपुर के उदय सिंह थे या जसवंत सिंह, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उस टाइम पे थे आपके स्वरूप सिंह, ठीक है। यानी 1857 क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे यानी राजा कौन थे, स्वरूप सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 139 नंबर, इसमें पूछा है आपसे कि जो राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो राजपूताना मध्य भारत सभा का जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था आपके अजमेर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था। बृहद यानी ग्रेटर राजस्थान प्राइम मिनिस्टर कौन बनाया गया था तब उस टाइम पे प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था बृहद राजस्थान का। तो वो बनाई गई थी आपके हीरालाल शास्त्री, यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जो बाणासुर का शहीद नामक नाम से कौन प्रमुख व्यक्तित्व माना जाता है या जाना जाता है। बाणासुर का शहीद इसे कहेंगे आपके मेजर शैतान सिंह हैं, इनको कहा जाता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10th क्लास की लास्ट पेज पे व्यक्तित्व चैप्टर दे रखा है, उसमें से पूछा है ये बाणासुर का शहीद नामक व्यक्तित्व किसे जाना है, मेजर शैतान सिंह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है चूरू दुर्ग का निर्माण है 1739 में किसने करवाया था। चूरू दुर्ग का निर्माण है वो आपका करवाया था आपके ठाकुर कौशाल सिंह ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है तुलसी हालरों तिमड़ियाँ तथा पोत नाम का आभूषण महिला के किस मतलब शरीर में कौन से भाग में पहने जाते हैं। तुलसी हालरों तिमड़िया, ठीक है, ये सभी है मोस्टली है आपके गले के आभूषण हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विजय तांदेता की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है। मुगल प्रभारी, अलेकू हिटलर, दुविधा, वैली, उलझन सुलझन। और देखा जाए तो इसमें से विजय तांदेता की पुस्तक दुविधा के आधार पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है। तो ये हो जाएंगी आपकी, एक तो दुविधा हो जाएगी, एक पहेली हो जाएगी, ये हो चुकी है। देखिए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 है कि हेला ख्याल है वो नामक लोक नाट्य है वो राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। हेला ख्याल, तो ये आपकी संबंधित हो जाएगी, ये दौसा से संबंधित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पटल्या, बाचियो, लालर व माजर क्या है। तो पटल्या हो गया, पीचियो हो गया, लालर, माजर, ये सभी ये आपके ये सॉन्ग है। और ये कहाँ के सॉन्ग है, ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये सॉन्ग हो जाएंगे आपके कह सकते हैं जो मेवाड़ है ना उसके प्रसिद्ध गीत हैं, जैसे पटल्यो, पीछियो, लारर, माचर क्या हैं, ये मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए सामान्य शब्द के रूप में जो मानव मामलों से संबंधित है। ये परिभाषा किससे संबंधित है। तो ये आपकी जो आपके फेयर चाइल्ड द्वारा दी गई है। क्या सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में जो मानव मामलों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी एक श्रव्य सामग्री है, यानी जिसे हम सुन सकते हैं, तो एक लिखवापन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 149 नंबर है कि इनमें से कौन सा एक क्लिपेट के द्वारा दिया गया परियोजना का एक प्रकार नहीं है। क्लिपेट के द्वारा जैसे रचनात्मक परियोजना, विध्वंसक परियोजना, समस्यात्मक परियोजना, अभ्यास परियोजना। अगर इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे ध्यान से तो हम कहेंगे जो विध्वंसक परियोजना है इस प्रकार की कोई भी परियोजना आपके क्लिपेट ने नहीं दी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है रेखी अभिक्रम अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया था। रेखी की बात करेंगे तो हमेशा उसका नाम आएगा BF स्किनर। अगर यहाँ पर साकी की बात करते तो उसका नाम आता नॉर्मन एवो क्राउडर, ठीक है। और गिलबर्ट में नहीं दी थी, कोई कंप्यूटर वगैरह थी अनुदेशक वगैरह वो, लेकिन हम मोस्टली यही पढ़ते हैं रेखी और साकी। तो रेखी दिया था स्किनर ने और बाकी साकी दिया था क्राउडर ने। तो इस प्रकार है ये आपके जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये जो क्वेश्चन पेपर है ये SST का क्वेश्चन पेपर है जो आपकी परीक्षा हुई थी। ये शिफ्ट नंबर 3 का है, यानी 3rd शिफ्ट का है ये क्वेश्चन पेपर। और ये परीक्षा हुई थी आपकी 24/7/2022 को, यानी आप कह सकते हैं 24 जुलाई 2022 को हुई थी। तो ये आपकी 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है SST का। इसी के साथ इसमें पेडागोजी भी मिलेगी देखने को। हम देख लेते हैं जो 60 क्वेश्चन पूछे गए हैं सब्जेक्ट से वो किस प्रकार पूछे गए हैं। जैसे कि 60 प्रश्न होंगे और ठीक है, तो प्रत्येक प्रश्न करना अनिवार्य है। तो हम करेंगे अनिवार्य निश्चित तौर से 91 नंबर क्वेश्चन देख के कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। जैसे कि पहला ऑप्शन था पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, सही बात है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं, ये भी बात सही है।
तीसरा ऑप्शन है शनि एक आंतरिक ग्रह, आंतरिक नहीं है, ये बाह्य ग्रह हो जाएगा, क्योंकि आंतरिक ग्रह में तो आपके जैसे कि बुध हो गया, और कौन आता है, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गई, और पृथ्वी के अलावा और कौन आता है, मंगल ग्रह हो जाएगा। तो ये होते हैं चार आंतरिक, तो बाकी वो बचेंगे ना तो बाह्य हो जाएंगे। तो इस वजह से यही हमें क्या पूछा था, असत्य पूछा था ना, तो फिर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। बाकी 4 नंबर ऑप्शन है, बुध है वो शुक्र के चारों ओर, सूर्य के, सॉरी शुक्र कह रहा हूँ मैं, बुध है वो सूर्य के चारों ओर है, एक परिक्रमण 88 दिन में पूरा करता है। बिल्कुल सही बात है, यानी जो आपका कह सकते हैं जो आपका सूर्य है उसके चारों ओर घूमता है कितने दिनों में, 88 दिन में। तो ये भी बात सही है, जो गलत था वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, और 92 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है, जब कह सकते हैं 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर में कितना समय लगेगा। तो सिंपल ऐसे कर लेंगे, अब वो कैसे करेंगे वो अभी हम देखते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, ये बात तो आप भी जानते होंगे। तो हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो 15 डिग्री बराबर कितना होगा, तो 15 इंटू 4 करेंगे तो 15 चौक 60 हो जाएगा, ये मिनट में आता है। अब इस मिनट को आप घंटे में बदल लीजिए, 60 मिनट में अगर 60 का ही भाग देंगे तो निश्चित तौर से 1 घंटा हो जाएगा। ये हमें पहले समय दिया गया था 0 डिग्री देशांतर पर 10 बजे, अगर इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भूपट्टी यानी भूपरपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ भूकंप आरंभ होता है कहलाता है, तो उसे हम उद्गम केंद्र कहेंगे ना, सही है ना, बिल्कुल सही है, उद्गम केंद्र को ही हम फोकस कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर है कौन सा है, 94 नंबर है कि भूकंप और ज्वालामुखी घटित होने का कारण क्या है। तो देखो इसमें एक से अधिक कारण हो रहे हैं, ठीक है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन किया गया था आपका बोनस, यानी बोर्ड ने आपको एक अंक बोनस दे दिया था, उन्होंने खुद ही ऑप्शन गलत बना दिए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो अगुलहास यानी जो आपकी अगुलहास धारा है वो कौन से महासागर से प्रभावित होती है। तो ये होती है आपकी हिंद महासागर से हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, ये कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे। तो ये आपके हो जाएंगे इन सभी ऑप्शनों को आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके कनिंघम हो जाएंगे, यानी जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 97 नंबर, ये कह रहा है कि जो थेरी गाथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से जो सत्य कथन हो जाएंगे, जैसे कि यह शुद्ध पिटक का हिस्सा था, ये बात सही है, और इसमें जो भिक्खुनियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया, ये भी बात सही है, ये बिना पिटक का एक हिस्सा है, तो ये गलत बात है, ठीक है। बाकी इसमें जो महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है, तो ये बात सही है। 1 2 4 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जो वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित थे। तो वर्धमान महावीर है वो वंश उनका था, तो वो उनका वंश कौन सा हो जाएगा। देखो देखा जाए तो इसके लिच्छवी भी हो जाएंगे और हर्रेक भी हो जाएंगे, तो इसका ए और बी ये दोनों राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 है, ये कह रहा है कि 16 महाजनपदों में जो मगध प्रथम क्यों था। उसका एक रीजन है कि वहाँ पर खेती की उपज अच्छी होती थी, जंगली हाथी का उपलब्ध होना और लोहे की खदान होना, तो ये उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 100 है कि लोथल नामक हड़प्पाई स्थल कहाँ पर स्थित है। तो ये सिंपल ही था, ये आपके को अपने गुजरात में ही है। बाकी बेरी गाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम था। तो ये संबंधित हो जाएगा आपके भरूच का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, ये कह रहा है कि चोल अभिलेखों में भूमि के विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, उनमें से जो वेलन वगाई यानी वेलन वगाई का संबंध किससे है। ये आपका संबंधित हो जाएगा
गैर ब्राह्मण किसानों की स्वामी की भूमि, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मेगस्थनी ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उप समितियों का उल्लेख किया है? तो निश्चित तौर से ये किया गया है आपकी 6 उप समितियों का, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, ये कह रहा है कि गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहते थे? तो गुप्त काल की बात हो रही है ना, तो ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी उसे हम क्या कहते हैं? शायद अग्रहार कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? तो चालुक्यों की राजधानी थी वो ऐहोल थी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाले पहला सुल्तान कौन था? यानी जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में, उस पर पहला सुल्तान कौन सा आया था? तो वो सुल्तान का नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि पोलज, परती, चाचर और आपकी बंजर भूमि के प्रकार हैं किस काल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके मुगल काल से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली कौन सी थी? तो इसकी जो पसंदीदा शैली थी वो थी नस्तलिक, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के किस 1857 के विषय में किसने बनाया? यानी द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के विषय में किसने बनाया था? तो ये उस टाइम पे बनाया था आपके बारकर ने, यानी थॉमस जोन्स बारकर ने, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक थे ज्योतिराव फूले, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, परिवार कल्याण विषय भारत के संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? अब जब भी पर्यावरण कल्याण की बात करेंगे तो ये भारत के संविधान की अनुसूची 11 में सम्मिलित है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो है 112 नंबर, कि भारत के संविधान में संशोधन की शक्ति किससे प्राप्त है? तो ये आपकी जैसे कि ये तो संसद से ही हो जाएंगी ना आपके, पार्लियामेंट थे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम क्या है? यानी क्रमांक बताना है कि इनका क्रम क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहे हैं कि भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम जो पॉस्को एक्ट है कब लागू किया गया था? तो ये आपका लागू किया गया था 2012 में, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, ये कह रहा है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 51 क में दिए गए मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है? तो ये संबंधित हो जाएगा आपका करों का भुगतान, ये आपके है मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। बाकी देश की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, ये सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 117 है, ये कह रहा है कि संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया जाता है? तो ये आपका निर्धारित किया जाता है 491 कह सकते हैं संविधान संशोधन द्वारा। ये कह रहा है स्वीप से संबंधित है। स्वीप क्या है? तो हम ये कहेंगे स्वीप एक तरह की जो मतदाता जागरूकता कार्यक्रम था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है दो राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा होता है? अगर दो राज्यों का मध्य विवाद हो जाता है तो ये संबंधित होता है आपके मौलिक, यानी जो ओरिजिनली होता है क्षेत्राधिकार। क्वेश्चन नंबर 120 है, इस प्रकार पूछा है, ये कह रहा है कि मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका के किस बात में प्रतिपादित किया गया था? यानी मूल संरचना का सिद्धांत, तो ये संबंधित हो जाएगा आपका केशवानंद भारती के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट है जो है 121 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि शिक्षा की नई पीढ़ी के समाजीकरण के
अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये कथन किसका है? यानी शिक्षा की नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये कथन है आपके संबंधित हो जाएगा दुर्खिम द्वारा। किसने कहा था? दुर्खिम ने कहा था। बाकी नेक्स्ट मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के नाम से जाना जाता है। मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, ये मॉडल है किसके नाम से जाना जाता है? अच्छा क्वेश्चन पूछा है भाई ने, चलो कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉरिसन। ठीक है, यानी मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, ये आपके मॉरिसन मॉडल है। नेक्स्ट, बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक 25 से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है? ज्ञान है, बिल्कुल है। मूल्यांकन बिल्कुल है। विश्लेषण है, बिल्कुल है। अधिकरण नहीं है। रिसीविंग है तो शायद ये क्रियात्मक में आता है या भावात्मक, किसी में भी आता हो, लेकिन ये आपके में नहीं आता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब बाकी ज्ञान में देखो, ज्ञानात्मक ब्लूम ने दिया था, इसके 6 स्टेप थे। एक तो ये था, ठीक है, और विश्लेषण भी था, मूल्यांकन था। और कौन कौन से थे? तो देखो, पहला ज्ञान होता है, फिर हमें उसका अपबोध होता है, यानी बोध होना, फिर उसका हम अनुप्रयोग करना सीखते हैं, फिर उसका हम विश्लेषण करते हैं, फिर तब संश्लेषण करेंगे, तब लास्ट में जाकर मूल्यांकन करते हैं। तो इस प्रकार ये 6 स्टेप होते हैं। इसमें से नहीं था, अधिकरण नहीं था। अनुदेशन तकनीक की प्रकृति के बारे में कौन अनुसार परियोजना विधि संबंधित है? यानी अनुदेशन तकनीक की प्रकृति के अनुसार परियोजना विधि संबंधित है। तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी समूह नियंत्रित अनुदेशन, जिसे हम कहते हैं ग्रुप कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन। कौन है ये? अनुदेशन तकनीकी प्रकृति के अनुसार परियोजना विधि के संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मूल्यांकन एवं मापन के संबंध में निर्धारण निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? यानी मूल्यांकन और मापन के संबंध में निर्धारण निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? तो हम कहेंगे मूल्यांकन का मतलब होता है मापन और मूल्य का निर्धारण करना। सही है ना? और इसमें से कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको? और तो सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर हम फिर जाएंगे, हम बी पर ही जाएंगे। ठीक है, यानी हम कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी मूल्यांकन का मतलब होता है मापन और मूल्य का निर्धारण करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये 125 था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 आएगा। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा पद है प्रायोजन विधि का भाग नहीं है? परिस्थिति उत्पन्न करना, ये तो निश्चित तौर से होगा। प्रायोजना का चुनाव करना, ये भी होगा। प्रायोजना का मूल्यांकन करना, ये भी होगा। लेकिन सूचनाओं का विश्लेषण करना, ये इसका भाग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 में मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के अंतर्गत निम्न सुझाव नहीं दिया गया था। क्या सुझाव नहीं दिया गया था इन 5 में से, सॉरी 4 ऑप्शनों में से? तो इनमें से देखें तो हम ये कहेंगे मूल्यांकन का लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, ये बात सही है। मूल्यांकन का स्वरूप व्यापक होना चाहिए, ये भी बात सही। मूल्यांकन निरंतर होना चाहिए, ये भी बात सही है। तो फिर लास्ट वाली ऑप्शन है वो नहीं होगी, यानी प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापक की ज्ञान प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं हो, ऐसा कहना गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी क्या चीज़ होगी? हम कहेंगे अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो वो ग्राफ होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्राचीन व वर्तमान काल की संस्कृति एवं लोक जीवन का छात्र प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करता है, ये वह स्थान कौन सा होता है? तो हम कहेंगे चाहे वो आपका भ्रमण हो, ठीक है, चाहे आपका संग्रहालय हो, चाहे अवलोकन हो, ये प्रत्यक्ष ज्ञान ही करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित नए युवा निक्षेपों को जाना जाता है। यानी उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित नए युवा निक्षेपों को जाना जाता है। तो ये आपका, हालांकि देखा जाए एनसीईआरटी पढ़ी होगी 9th क्लास में या 11th क्लास की, जो हम ज्योग्राफी बुक पढ़ते हैं ना, उसमें दे रखा है। तो उसे हम कहते हैं खादर। ठीक है, ये तो नए युवा हैगे और पुराने हो जाएंगे तब इसे क्या कहेंगे? फिर इसे बांगर कहेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका तो बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
भारत में बहुतायत से पाए जाने वाला वन कौन सा है? अगर भारत की बात की जाए कि भारत में बहुतायत से यानी ज़्यादातर पाए जाते हैं वो होते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 132 नंबर कि कौन सी फसल को सुनहरा रेशा कहते हैं? तो वो जूट को कहते हैं हम। धात्विक खनिज युग्म कौन सा है यानी जो धातु से संबंधित है? तो वो हो जाएगा मैग्नीज होता है ना, वो एक धात्विक खनिज युग्म है। तो ये सही है, मैग्नीज और तांबा यानी Mn, और तांबा को कॉपर बोलते हैं। तो ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी अब्रक होगा नहीं, ग्रेफाइट होगा नहीं और अब्रक नहीं होगा। तो हम ये कह देंगे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी मैग्नीज और आपका तांबा ये आपके धात्विक खनिज युग्म हो जाएंगे जिनमें धातु पाई जाती है, आप ऐसे कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 है, वो पूछा है इस प्रकार आपसे। क्वेश्चन नंबर 134 है, वो इस प्रकार पूछा है, विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी औषधि भारत में कौन से पौधे प्राप्त होती है, यानी किस पौधे से बनती है, आपको ये बताना है। तो हम कहेंगे अगर हम बात करें कैंसर के बारे में और भारत में कौन से पौधे से प्राप्त की जाती है, तो वो हिमालयन यब है उससे प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 है कि राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जो पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो पालर पानी है ना, ये आपके वर्षा जल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 है, इसमें पूछा है राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया था? वो आपका जोधपुर जिले में किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। जोधपुर हो जाएगा ना, सही बात है, जोधपुर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें आपको एक तरफ तो फेस्टिवल त्यौहार तय रखे, दूसरी तरफ कौन से ज़िले में मनाए जाते हैं वो बताना है। कैमल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। ये हम सोचते हैं जैसलमेर होगा, लेकिन जैसलमेर इसका आंसर नहीं होता है, ये ध्यान रखना। ये कहाँ पर मनाते हैं? बीकानेर में मनाते हैं। डेजर्ट फेस्टिवल है, ये आपका जैसलमेर में मनाते हैं, ठीक है। और क्या हो गया? बी और ये मिल गया। अब काइट फेस्टिवल है वो आपका पहले हम देखते हैं मेवाड़ फेस्टिवल। तो मेवाड़ मनाया जाएगा उदयपुर में, काइट फेस्टिवल मनाया जाएगा जयपुर में। तो अब देख लीजिएगा, पहले का क्या है? पहले का बी है, दूसरे का ए है, तीसरे का क्या है? तीसरे का डी है, चौथे का क्या है? चौथे का सी है, यानी BADC यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वैसे यार मैंने इंग्लिश में बता दिया था, चलो हिंदी में बता देते हैं। ऊंट महोत्सव है ये आपका बीकानेर में। और जो आपका मरु उत्सव है, यानी जैसे डेजर्ट फेस्टिवल बोलते हैं, ये जैसलमेर हो जाएगा। पतंग जयपुर से संबंधित हो जाएंगी, और जो मेवाड़ है वो आपके उदयपुर से संबंधित हो जाएगी। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 1 सही था। क्वेश्चन नंबर आपका 138 है, इसमें पूछा है कि कौन सा कथन है वो असत्य बताना है। जैसे जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा बूंदी और आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ये बात सही है। केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर में, ये भी बात सही है। अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को मानसून वन भी कहते हैं, ये कहना गलत है। बाकी ये राजस्थान का कल्प वृक्ष रोहिणा है, कल्प वृक्ष ये नहीं होगा, रोहिणा थोड़ी है। ये गलत है, ठीक है, रोहिणा नहीं होता, ये तो राजपुष्प है। ये कल्प वृक्ष कहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये इसमें कहेंगे सी और डी दोनों गलत हैं, सी और डी दोनों ऑप्शन गलत हैं। जो राज्य वृक्ष है ना वो होता है आपका कल्प वृक्ष, तो ना कि ये रोहिणा है, तो राज्य पुष्प होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 है, ये कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। लूनी जोजड़ी यानी लूनी नदी है, उसकी सहायक नदी जोजड़ी हो जाएगी। बनास, अरे बनास है मीनल, तो सही है, इसमें मिल जाएगी। माही और बाणगंगा, देखो बाणगंगा तो जयपुर से संबंधित है। माही है ये आपके नीचे की तरफ डूंगरपुर बांसवाड़ा
प्रतापगढ़ इनसे संबंधित है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। तो ये होगी नहीं। बाकी चंबल पार्वती चंबल में मिल जाती है, ये कहीं पर पूर्वी राजस्थान में मिलती है जाके, ठीक है। तो हम कहेंगे ये ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, अजमेर के पास स्थित पुष्कर में ब्रह्म मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अजय राज, अरुणराज, विक्रयराज चतुर, पृथ्वीराज चौहान। ये चौहानों से संबंधित है। और जो अजमेर है फेमस है पुष्कर मेले के लिए, ठीक है। एकमात्र पुष्कर जी का मंदिर है ये आपके अजमेर में ही है। तो निश्चित तौर से इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणराज, जिसे अन्ना जी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? पी कौन था? तो सिरोही है वो मेवाड़ में ही आती थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे था जो आपका हो जाएगा जीडी होल। क्वेश्चन नंबर आपका राइट का क्वेश्चन नंबर 141 का राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये कह रहा है मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? तो मोतीलाल तेजावत थे ना, ये आपके निवासी थे, वैसे देखे जाए कोलिहारी के थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये आरपीएससी की बुक है ना, माते से चबूड़, उनसे पूछ रहा है ज़्यादातर क्वेश्चन सीधे सीधे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 1887 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया को किस साहित्यिक रचना के लिए दिया गया था? जैसे लील डांस, निग्रंथ, धरती दोरारी, शबद। ये जो 1987 में दिया गया था ना, तो ये दिया गया था आपके कह सकते हैं आपकी शबद के बारे में। इसके लिए उन्हें कन्हैयालाल सेठिया वो है सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया गया था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 144 है। इसमें पूछा गया है, ये कह रहा है कि जो हाथल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा है? हाथल गांव, ये हाथल गांव है ना, ये आपका संबंधित हो जाएगा, जो आपकी सिरोही है ना उससे संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किस ध्रुव को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा था? तो ये कहा था राजस्थान के पैरानीगढ़ है ना जोधपुर, उसको कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 146 है। ये कह रहा है कि आदिवासियों का कुंभ, तो ये बेणेश्वर मेला हो जाएगा, कहाँ पर है? ये लगता है डूंगरपुर में। डिग्गी मेला है ये आपके मालपुरा टोंक में लगता है। केला देवी मेला ये करौली जिले में लगता है। जीड़ माता का मेला, जीड़ माता ये शायद वो उसमें आती हैं सिरोही में, नहीं सीकर में आती हैं, सॉरी सीकर में जीड़ माता। और आपके जीड़ माता होगी और भी माता हैं वहाँ पे। बाकी बेणेश्वर तो डूंगरपुर में हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 147 है। ये कह रहा है थबंडियो थेंडियो आड़ ठुस्सी नामक आभूषण किस महिलाओं का आभूषण धारण करती है? कंठ में पहनती है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा था गया कि ये कह रहा है कि जो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना किस राजस्थानी शासक द्वारा करवाई गई थी? तो ये जयपुर के राम सिंह के द्वारा करवाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, जिन्हें सवाई राम सिंह कहते हैं, ये उपाधि है, ठीक है। बाकी है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 149 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था, जो बालर नृत्य है किसके द्वारा किया जाता है? तो ये स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इनके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन नंबर बच रहा है, इसमें ये पूछा है कि निम्न में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति पर विद्यार्थी किसी मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही करता है? तो देखो ज्ञानार्जन में करेगा नहीं, आपके बोध का विकास होगा, इससे संबंध नहीं ना ज्ञान प्रयोग से, केवल ये आपका संबंधित होगा क्रियात्मक कौशल का विकास। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। इसके बाद जो भी आपका है नेक्स्ट जो आपका कह सकते हैं क्वेश्चन पेपर है जो 4th शिफ्ट का, वो देख लेते हैं। जो 4th शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर है, और ये जो परीक्षा हुई थी ये 4th शिफ्ट वाली, ये आपकी 24 जुलाई को हुई थी, 24 जुलाई 2022 को। तो ये लास्ट एग्ज़ाम था आपका एसएसटी का। तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके एसएसटी के जो 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम यहीं से 91 से स्टार्ट कर लेते हैं, जैसा आप देख पा रहे होंगे। तो 91 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था,
तो 91 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार था। इसमें पूछा था कि निम्नलिखित में से क्रमशः अक्षांश व देशांतर के संबंध में सही अभिव्यक्ति क्या है, यानी इसमें से कौन सा कथन सही है। तो अगर हम अक्षांश व देशांतरों की बात करें तो इनमें से बताना है कौन सा सही अभिव्यक्ति होगी। तो इनमें से देखा जाए ना तो हम कहेंगे 23 डिग्री उत्तर से 66 डिग्री पूर्व की ये अभिव्यक्ति सही रहेगी, बाकी इनमें से कोई भी सही नहीं लग रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 92 कि जो आपका विषुव संबंधित होता है जिसे हम यूनॉक्स बोलते हैं, यानी एक्यूनॉक्स बोलते हैं। ठीक है, ये आपका संबंधित होता है। तो ये आपका संबंधित हो जाएगा 21 मार्च से, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है कि कौन सी पर्वतमाला है प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में दिशा में स्थित है। उत्तर पश्चिम में कौन सी कह सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार की एक पर्वतमाला है, तो वो हो जाएगी आपकी, इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो ये आपके राजस्थान में अरावली, तो ये संबंधित हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट है जो संबंधित हैं। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों से संबंधित है, यानी ये भूकंपों से संबंधित पूछा है। तो अंतर्जनित जो भी बल है जिसे एंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं, तो ये किन से संबंधित हैं ये बताना है। तो ये आपके ज्वालामुखी से संबंधित हो जाएंगे जिसे वोल्केनो बोलते हैं, आपके भूस्खलन से हो जाएंगे जिसे लैंडस्लाइड्स बोलते हैं, और भूकंप हो जाएगा यानी अर्थक्वेक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो है 95 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है, इसमें पूछा है आपसे क्या जो 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो वो आपके हम ये बोल सकते हैं कि आपके आर ई एम व्हीलर थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो है आपका 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है आपके बोर्ड के द्वारा डिलीट किया गया था। ठीक है, यानी इस पर बोनस दिया गया था, तो इसे छोड़ देते हैं हम, क्योंकि ये हो सकता है ये क्वेश्चन गलत बनाया हो उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 97 है, वो इस प्रकार पूछा है कि वर्तमान रूप में उपलब्ध भगवान महावीर और उनके अनुयायियों की जो भी शिक्षाएं हैं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में किस स्थान पर लिखी गई थी। तो ये लिखी गई थी वल्लभी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 98 है, ये पूछा है संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था की गई थी, यह हमें किस त्रिपिटक से पता चलता है। तो ये आपके पता चलते हैं, अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम कहेंगे ये आपके विनय पिटक से जानकारी मिलती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 99 है कि कौन सी नदियों के मगध के यातायात, जल वितरण एवं जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वो कौन कौन सी नदी हैं इनमें से। तो आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम मगध की बात करते हैं तो निश्चित तौर से यहाँ पे जो नदियाँ थी और उन नदियों के नाम हो जाएंगे, एक तो गंगा हो जाएगी और एक सोन नदी हो जाएगी। ठीक है, सोन नदी है जो आपकी कह सकते हैं ये आपकी निकलती है और झारखंड से, और गंगा नदी है ये आपकी जो आपका ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, अशोक के अधिकांश अभिलेख पाए गए थे। तो मोस्टली देखा जाए तो जो अशोक के अभिलेख पाए गए थे वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में पाए गए थे, तो ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, इसमें पूछा है वह कौन सा भूभाग था जो ब्राह्मणों को दान दिया गया था और उनसे भूमि कर और अन्य प्रकार के राजाओं के द्वारा नहीं वसूले जाते थे। तो आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम कहेंगे अग्रहार नहीं कह सकते हैं वसूले जाते थे, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये किसानों से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 102 है, इसमें पूछा गया था कि प्रयास प्रशस्ति यानी प्रयाग प्रशस्ति की रचना है समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन ने किस भाषा में की थी।
तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी संस्कृत भाषा से, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, वो इस प्रकार पूछा था, जो शुंग वंश की स्थापना किस मौर्य सेनानायक के द्वारा की गई थी? तो ये आपकी की गई थी, वो की गई थी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें ये पूछा है, जो कनिष्क का राजकवि चुने जिसने बुद्ध की जीवनी या बुद्ध चरित्र की रचना की थी, तो वो किन से संबंधित है, यानी बुद्ध चरित्र किसने के द्वारा लिखी गई थी? तो इनमें से बताना है जो ऑप्शन दे रखे हैं। तो इनमें से अगर देखा जाए ऑप्शन, तो वो आपके अश्वघोष की रचना थी, यानी बुद्ध चरित्र की रचना की थी वो अश्वघोष ने की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका, ये कनिष्क के राजकवि थे अश्वघोष, जिसने बुद्ध चरित्र की रचना की थी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, इसमें पूछा है कि जो मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल कौन सा था? तो आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो एक परगना थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, वो इस प्रकार पूछा है कि जो अलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन जिसे तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है, तो वो जाना जाता है, आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, जिसे बोलते हैं नलियारा दिव्य प्रबंधम, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 107 है कि मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी? अगर देखें ये राजस्थान की थी, तो निश्चित तौर से ये आपकी संबंधित हो जाएगी कछवा वंश से, जो जयपुर वाली कछवा वंश है उनसे संबंधित थी, जो दौसा से संबंध रखते थे। क्वेश्चन नंबर 108 है, जो इस प्रकार पूछा है, ये फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 1851 गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ये कथन किस रियासत के बारे में कहा था? तो ये संबंधित था आपके अवध साम्राज्य से संबंधित था, तो ऑप्शन नंबर ये बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, ये इस प्रकार पूछा था कि जो आपका प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस होता है, ये तो कौन सा दिन निर्धारित किया गया था? तो पर्टिकुलर डेट बतानी थी, तो ये निर्धारित किया गया था आपका 16 अगस्त 1940, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ये आपका 61 संविधान संशोधन हुआ था, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, वो इस प्रकार पूछा है कि भारत के संविधान कह सकते हैं कि प्रस्तावना कौन सी विशेषता नहीं है, प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है? तो आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो इसमें देखो पंथ निरपेक्षता मिल जाती है, राजनीतिक न्याय भी मिल जाएगा, प्रतिष्ठा की समानता भी मिल जाएगी, लेकिन संघीय शासन नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, भारत के संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन बने थे? तो वो उपाध्यक्ष थे आपके मुखर्जी, जिसे एस.सी. मुखर्जी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारतीय के संविधान की किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संपत्ति का अधिकार है वो वर्तमान की बात करें तो ये हो जाएगा आपके 30 क में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने को संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? तो ये आपका संविधान संशोधन किया गया था, ये संबंधित हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 115 है, वो इस प्रकार पूछा है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है? तो मोस्टली देखा जाए तो इसमें जो शामिल होंगे वो आपके संसद के मनोनीत सदस्य होंगे ना, केवल वही होंगे। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 भी है, भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी अनुच्छेद 143 में, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, वो इस प्रकार पूछा है कि भारत के संविधान के किस भाग में शहरी स्थानीय शासन वर्णित किया गया है? तो अगर बात करें भारत के संविधान के किस भाग में, तो वो आपके कह सकते हैं 9 कब में ये बात शहरी स्थानीय कह सकते हैं शासन की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम कितनी महिलाएं सदस्य होना अनिवार्य है? यानी ये कंपलसरी कितनी तो होनी चाहिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में? कम से कम 2 महिलाएं तो होनी चाहिए। सही है ना? बिल्कुल सही है, यही होगा।
क्वेश्चन नंबर 119 है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत है राष्ट्रपति किसकी सलाह स्वीकार करता है। तो आप ओवरऑल देखें तो वो मंत्री परिषद ही होते हैं केंद्र में, उन्हीं की सलाह से ये कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि आंतरिक यानी निम्नलिखित में से कौन से हैं आंतरिक ग्रहों का एक समूह है। तो बुध हो जाएगा पहला, तो दूसरा इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये शुक्र से शुरू होता है, ये पृथ्वी से हो रहा है, ये आपका पृथ्वी से, तो बुध से होते हैं स्टार्ट। तो बाकी सभी ऑप्शन से गलत थे। ये क्वेश्चन कुछ आपको ऐसा नहीं लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। ये कह रहा है आंतरिक ग्रहों का एक समूह है, तो इसमें बृहस्पति नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति तो एक बाह्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें रैंडमली दिए गए हैं, मैंने क्रम के हिसाब से लगा दिया था, ये गलत हो जाएगा। वैसे ही बुध के बाद है आपकी शुक्र आएगी, फिर आपकी पृथ्वी आएगी, इसके बाद मंगल आता है, जबकि बृहस्पति तो बाह्य हो जाएगा, तो ये होगा नहीं। देखो इसमें रैंडमली दिए गए हैं, जैसे शुक्र रैंडमली दे दिया है, पृथ्वी रैंडमली दे दी है, बुध भी रैंडमली, ये भी, तो ऑप्शन नंबर यही सही होगा, ठीक है। मैंने इस वजह से गलती कर दी, मैंने ये सोचा था मैंने क्रम के हिसाब से यही होगा, लास्ट में मैंने ये नहीं देखा बृहस्पति है जो बाह्य हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये आंतरिक होंगे, जिसमें से पहला होगा बुध, फिर दूसरे नंबर पर आएगा शुक्र, तीसरे पे आएगा पृथ्वी, चौथे पे आएगा मंगल, फिर उसके बाद आता है बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के मूल्य क्या होते हैं। तो देखा जाए तो ऑप्शन में डी दे रखा है, तो यही होगा, ठीक है, मोस्टली यही। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, जैसे देख पा रहे होंगे 122 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था कि संकलनात्मक मूल्यांकन निम्न के लिए अनुपयुक्त है, यानी इन एप्रोप्रिएट है, वो गलत, यानी एक तरह से गलत ही चूज़ करना है आपको, अनुपयुक्त है वो गलत है, वो ही चूज़ करना है। वैसे संकलनात्मक मूल्यांकन को यहाँ पर हिंदी में इसका पर्यायवाची होगा, वो योगात्मक मूल्यांकन होगा। योगात्मक मूल्यांकन को ही हम संकलनात्मक मूल्यांकन कह देते हैं, इसे ही इंग्लिश में सुवेलेटिव असेसमेंट बोलते हैं, यानी ये वर्ष के अंत में होता है। तो इसमें से हमें तो गलत चूज करना था, जैसे ये ग्रेड नीचे करने में, तो ये बात तो सही है, क्योंकि ग्रेड देने में तो इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिर विद्यार्थी अधिगम का सार संक्षेप में तैयार किया जाता है, तो ये भी बात सही, क्योंकि वर्ष के अंत में किया जाता है, तो सभी चीज़ें आपके सार संक्षेप में की जाती हैं। और सत्रांक मूल्यांकन में होता है, सत्रांक मूल्यांकन का मतलब होता है एंड ऑफ टर्म असेसमेंट, एंड ऑफ द टर्म असेसमेंट, यानी आप कह सकते हैं सत्रांक मूल्यांकन का मतलब वार्षिक जो आपके एनुअल एग्जाम होते हैं ना, उसके बाद जो आप कह सकते हैं, वो नहीं कह सकते हैं एंड ऑफ द टर्म असेसमेंट, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं जो वर्ष के अंत में होने वाला मूल्यांकन एक तरह से। तो ये भी आपके तीनों पॉजिटिव हैं, लेकिन ये गलत है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रगति पर निगरानी रखना, तो ये तो फॉर्मेटिव होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एफए बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में एफए बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसे हम कहते हैं संरचनात्मक। इसके अन्य नाम भी हो सकते हैं, लेकिन ये संरचनात्मक आंकलन कह सकते हैं, या ऐसे ही हम मूल्यांकन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये दो प्रकार के होते हैं मूल्यांकन, एक तो होता है एफए और एक होता है ऐसे, ये दोनों ही प्रकारों से क्वेश्चन बना है। तो निश्चित तौर से ये ऐसे से पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये जो है ना, ये लास्ट का पॉइंट है, ये एफए से संबंधित है, बाकी ये 3 कथन थे ऊपर वाले, वो ऐसे से संबंधित है, यानी योगात्मक मूल्यांकन से। क्वेश्चन नंबर 123 है, निम्न में से कौन सा विषय है जो उच्च प्राथमिक यानी अपर प्राइमरी की बात कर रहा है, स्तर पर सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया जाता है, जैसे इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है, या मनोविज्ञान है। हालांकि देखा जाए अपर प्राइमरी में हम मनोविज्ञान नहीं पढ़ते हैं, यानी मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी नहीं पढ़ते हम, ये आपके पढ़ते हैं 11th से ही सब्जेक्ट ली जाती है मोस्टली, तो तभी पढ़ते हैं। फिर 12th में भी, फिर जो बीए में करते हैं तो उसमें भी ले लेते हैं, फिर एमए करते हैं उसमें भी ले लेते हैं, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से है। तो इसका ऑप्शन नंबर पर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका हम डी पे जाएंगे, तो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, निम्न में से शिक्षण के अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण क्या होगा, यानी जो भी आप ये कह रहा है शिक्षण के अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण क्या हो जाएगा, यानी एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव
यानी अनुप्रयोग उद्देश्य है। तो आप है दे जैसे परिभाषा देना, स्थापित करना, वर्गीकरण करना, प्रत्यय स्मरण करना। हालांकि देखा जाए इन ऑप्शनों में से तो वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्थापित करने का मतलब होता है, आप ऐसे कह सकते हो जो आपने ज्ञान सीखा है ना, ऐसे हम ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी पहले नंबर पर क्या आता है, ज्ञान आता है ना। ये पाठ्य योजना बनाते थे हम बीएड में और डीएलएड में, तो उसमें चलता था। जैसे ज्ञान हो गया, फिर ज्ञान का फिर क्या करोगे, जो आपको ज्ञान होगा उसका आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, बोध हो जाएगा। फिर बोध हो जाएगा तो फिर इसका क्या करोगे आप, अनुप्रयोग करोगे। अनुप्रयोग का मतलब है जो सीखा है ना उसका अन्य स्थानों पर इसका प्रयोग करना अपने ज्ञान का। तो ये यही तो कह रहा था कि अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण क्या हुआ, जो आपने सीखा है उसे क्या कर रहे हैं आप दूसरी जगह आप यूज करना है, तो उसे कहते हैं स्थापित करना। ठीक है, बाकी परिभाषा देना ये ज्ञान से संबंधित हो जाएगा, वर्गीकरण करना ये बोध से संबंधित हो जाएगा, प्रत्यय स्मरण प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे तो ये बोध से ही आपके ज्ञान से संबंधित हो जाएगा। क्योंकि हम जब पाठ्य योजना बनाते थे तो आपने देखा होगा जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि आज हम नागरिक शास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे और नागरिक शास्त्र के बारे में प्रत्यय स्मरण प्रत्यय विज्ञान करेंगे। मैंने ये एग्जांपल दिया, इसकी जगह पे आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, यानी जो प्रकरण होता है। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन होगा। और ब्लूम टैक्सोनॉमी में यही क्वेश्चन होते हैं जो सेकंड ग्रेड यानी आरपीएससी में पूछे जाते हैं, बहुत है। चाहे वो टीजीटी मैथ की बात करें, टीजीटी साइंस की बात करें या टीजीटी एसएसटी की बात करें, पर्टिकुलर हर एक में क्वेश्चन बनते हैं ये वाले। क्वेश्चन नंबर 125 है, वो इस प्रकार पूछा है कि सूचना तकनीक के मुख्य घटक क्या हैं। चाहे वो आपका सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो या उपयोगकर्ता हो, ये सभी आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कौन सी जो स्थायी पवन है वो 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में प्रवाहित होती हैं, तो उन्हें कौन सी पवनें बोलेंगे इनमें से। तो आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे ना, हम उन्हें पछुआ पवनें कहते हैं, यानी जिसे हम वेस्टरलाई विंड्स बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिली विलेज चक्रवात कहाँ पर उत्पन्न होता है, पर्टिकुलर स्थान का नाम बताना था हमें इसमें। तो इसका पर्टिकुलर स्थान की बात करें तो वो स्थान हो जाएगा आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, वो इस प्रकार पूछा है कि जो महासागरीय धाराओं में से कौन सी धारा है जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो आपको पर्टिकुलर जो दक्षिणी आपका अटलांटिक महासागर है इसमें बताना है कौन कौन सी महासागरीय धाराएं हैं जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित हैं, इनमें से बताना है। तो आप इनमें से देखेंगे, क्या देखेंगे, एक तो आपकी ब्राज़ीलियन धारा है, ये भी हो जाएगी। एक आपकी वेनेजुएला धारा है, ये भी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। बाकी आपकी ओयासू धारा है, ये आपकी ठंडी धारा है और गल्फ स्ट्रीम अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 129 नंबर। देहरादून, कोटलीदून और पाटलीदून ये कहाँ पर स्थित हैं। देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून ये कहाँ पर स्थित हैं। ये मोस्टली देखा जाए ना, ये आपके कह सकते हैं जो आपका हिमाचल है ना और शिवालिक के मध्य में जो पाए जाते हैं, ये दूर पाए जाते हैं, तो ये वहीं पर स्थित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, अगस्त माह में भारत में उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा किस अक्षांश पर प्रवाहित होती है। तो ये निश्चित तौर से आपकी होंगी जो कह सकते हैं 15 डिग्री उत्तर में। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो है आपका 131 नंबर। ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था। अब मैं बता देता हूँ आपको क्यों डिलीट किया गया था। जब आप जो भौतिक प्रदेश देखेंगे और उत्तर से दक्षिण की ओर, तो उसमें देखो, इसमें अब सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखना। जैसे कि हम बात करें 4 नंबर ऑप्शन ही घग्गर हो सकता है। भोराड़ तो आपके उदयपुर के पास आता है, तो ये हो नहीं सकता क्योंकि उससे ऊपर आपका सेकाबाटी होता है, फिर लोनी बेसिन होता है, तो ये क्रम तो होगा नहीं। सेकाबाटी है तो उससे ऊपर सेकाबाटी है और फिर लोनी और माही मैदान और बिंद श्रेणी, तो ये क्रम नहीं होगा। फिर उसके बाद जैसे लोनी की बात करें, फिर उससे बाद में बिंद श्रेणी, फिर सेकाबाटी, और देखा जाए तो लोनी से पहले तो सेकाबाटी आ जाता है, तो ये भी क्रम नहीं होगा। इसकी बात करें ना तो देखो लोनी है ना,
और लूनी बेसिन है पर उसके बाद शेखावाटी की बात कर रहा है, तो लूनी से पहले तो शेखावाटी आ जाता है, तो ये क्रम भी नहीं होगा, यानी ये सभी ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये कह रहा है कि जो आपके अरब सागर की अपवाह तंत्र का उदाहरण कौन कौन सी है, यानी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी है। तो देखो बेड़च होगी नहीं, ना मेनाल होगी, ठीक है, और इसमें मेनाल बेड़च ये भी नहीं होगी, ना रूपारेल होगी, ये तो आपकी आंतरिक प्रवाह की हैं, ठीक है। तो बाकी जोजड़ी बांडी और जवाई ये हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 है। ये कह रहा है कि आपको एक तरफ अभ्यारण्य दे रखे हैं, दूसरी तरफ वन्यजीव दे रखे हैं, तो आप बताइए किस अभ्यारण्य में कौन सा वन्यजीव पाया जाता है। तो हम जानते हैं सीता माता है अभ्यारण्य, ये प्रतापगढ़ में पड़ता है, तो इसमें पाई जाती है उड़न गिलहरी। माउंट आबू में आपके रीछ पाए जाएंगे, और राष्ट्रीय मरुद्यान में आपकी घोड़ावड़ पाई जाएगी, और जो टोडगढ़ अरावली है इसमें आपकी पाई जाते हैं तेंदुआ। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, तीसरे में चौथा कौन सा है, तीसरे में चौथा आपका एकमात्र है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें बताना है सुविलित कीजिए, एक तरफ आपको कर्ज दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके उपयोग दे रखे हैं, या उपभोग बोल सकते हैं। जैसे शीशा जस्ता है तो इसे हम बैटरी में उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तांबा है तो ये आपका धातु है, तो इस तांबे को हम उपयोग कहाँ पे कर सकते हैं, विद्युत में कर सकते हैं, विद्युत तार बनाने में। जिप्सम की बात करें तो ये उर्वरक के रूप में ले सकते हैं। पॉलीस्टियोनाइट है, इसे सिरेमिक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो देख लीजिए पहले का चौथा किस में, पहले का चौथा केवल एक नंबर ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 है, इस प्रकार पूछा है कि जो उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये जयपुर में है। राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी, तो ये 30 जनवरी 1528 को हुई थी। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो जाम्बोजी थे। ये कह रहा है कि जो आपका बिजौलिया किसान आंदोलन हुआ था उसका व्यापक प्रचार है वो किस समाचार पत्र, जैसे कि इसमें समाचार पत्र प्रताप ही आता है, तो इसके संपादक पूछे हैं तो वो आपके गणेश शंकर विद्यार्थी हो जाएंगे। राजस्थान का एकीकरण में जो प्रथम चरण हुआ था, जैसे हम मत संघ बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, पर्टिकुलर डेट पूछिए तो वो यही 18/3/1948, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि जो 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है, जिसमें आपके इस जो संस्थापक थे विजय सिंह थे, राम नारायण चौधरी थे, हरिबाबू कंकर थे, तो इनके योगदान कहाँ पर ये स्थापना की गई थी 1919 में, तो ये वर्धा में की गई थी, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पिछौरा झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ, काल ही पूछा है, तो निश्चित तौर से ये तब महाराणा ला का था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सवाई जय सिंह के द्वारा लिखित जय सिंह कार्य का नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित था, तो ये आपका ज्योतिषी से संबंधित था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पिछवाइयाँ हैं, यानी पिछवाई चित्रांकन है वो किस चित्रकला शैली से संबंधित है, तो ये नाथ द्वारा राजसमूह से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रागड़ी और निमाड़ी राजस्थान की बोली की उपबोली है, तो ये राजस्थान का जो नीचे भाग होता है ना, ये वाला, ये मैंने चित्र ऐसा ही बना दिया है, ये नीचे वाला यहाँ पे मालवी की उपबोलियाँ हो जाएंगी। बाकी है कौन है बागड़ की मीरा है, तो वो गबरीबाई को कहते हैं बागड़ की मीरा। और 140 नंबर है, इसमें सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है, तो वो बाकी सभी लक्ष्य हो जाएंगे, लेकिन शिक्षण शिष्टाचार है ना, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि नेक्स्ट सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम का सामाजिक सामग्री का महत्व क्या है, यानी अधिगम सामग्री का महत्व क्या है, तो निश्चित तौर से ये दोनों ही हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है कि सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य के अध्ययन के उन शाखाओं से है जो मानव मात्र को उनके सामाजिक संदर्भ में समझने में सहायता करता है। ये परिभाषा है आपकी कोलंबिया एनसाइक्लोपीडिया की, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये कह रहे हैं सूचना तकनीक का शिक्षा में सबसे पहले उपयोग करने वाला देश कौन सा था, वो ब्रिटेन भी था और यूएसए भी, दोनों ने किया था, ठीक है। एक अच्छी मूल्यांकन की कौन सा मापदंड सही नहीं है, यानी जो गलत है, वैधता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, लेकिन व्यक्तिपरक नहीं होनी चाहिए, यानी सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा।